तो जैसे फेस रीडिंग में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो उनके परसेंटेज क्या रहते हैं? सपोज करो आपने एक प्रेडिक्शन की, तो अपने को लगता है 80 to 90% इसमें से चीज़ें सच हो सकती हैं। नॉर्मली मैं ये कहूँगी कि मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है प्रिडिक्शंस के मामले में, क्योंकि मैं अपने आप को डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आप ये ही करो, आपका ये ही होना है। तो फेस के कौन से फीचर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो शाहरुख खान की चीक्स जो है काफ़ी राउंड में आती है, बट वो अंदर है। उनका अगर पुराना फेस देखा जाएगा तो उसमें उनकी चीक्स काफी राउंड में आती हैं। वहां पे आता है कि उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। वो एक टाइम पे आके, यानी कि 35 to 40 एज में आके वो अपनी लाइफ में एक लग्जरियस पर्सन की तरह लाइफ लीड करेंगे। रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर, है ना, इन सब की आपने एक चीज देखी, विराट कोहली, इन सब की चिन काफी लंबी देखी होगी। इनके फेस के पार्ट से पता चल जाता है कि ये लोग कौन से लोग कैसी लाइफ काट सकते हैं आगे जाकर। जिनका फेस लेंथ जो है लंबा होता है और उनका नोज जो होता है काफी पतला होता है, फेस के हिसाब से उनका नोज जो है वो काफी पतला होगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे फेस रीडिंग से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये बंदा हमसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। वाइडर आईज होती हैं जिसमें आप देखेंगे सामने वाली बिल्कुल अपनी आंखें खुली खुली रखा है। कई बार ये एक्सप्रेशन में भी आता है, तो लगता है कि वो ये एक्सप्रेशन आता है कि सरप्राइज हो गया या बहुत खुश हो गया। बट जब बहुत बड़ी आईज होता है तो उस पर्सन को और कुछ और उसको और की डिमांडिंग होती है। पर दिवाली की रात में हम बहुत सारे ऐसे लोग भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कहते हैं ना तंत्र मंत्र, वो सारी चीजें दिवाली की रात को ही होती हैं। आपने किसी का तंत्र तोड़ना है तो भी दिवाली की रात को करना है, तंत्र करना है किसी पे वो भी दिवाली की। जो हमारे बाबा बगेश्वर, इनको फेस रीडिंग आती है। ये फेस रीडिंग के थ्रू ही सामने वाले को बुलाते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, तो वो फेस रीडिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ, लोग पार्टीज में जाते हैं, लोग अभी फेस्टिवल होगा पार्टीज में, लोग चाहते हैं कि लोग उनको दिखें, अट्रैक्टिव रहें। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं फेस की कि वो मेंटली प्रिपेयर रहे, भी हमें ये चीज नहीं करनी है और ऐसे अपने फेस को रखना है ताकि लोग अट्रैक्ट करें। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ अनुराधा सिंह। तो हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, वो है फेस रीडिंग। और ये है फेस रीडिंग एक्सपर्ट। तो ये लोगों का भविष्य, डेस्टिनी, बिहेवियर सिर्फ फेस देख के ही पढ़ लेती हैं। तो क्या ये वाकई में सच होता है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो हम स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट अनुराधा सिंह मैम से। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया। जो ये फेस रीडिंग है बेसिकली काफ़ी लोग जानते हैं, बट लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये कैसे काम करता है फेस रीडिंग? देखिए, फेस रीडिंग एक तरह की, एक एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारी, जैसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, चार्ट रीडिंग भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, उसमें फेस रीडिंग भी आती है, पाम रीडिंग भी आती है। जैसे आप हाथ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वैसे हम फेस को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल आपके नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। आपका फेस ही आपकी हर वो चीज़ को बताता है। इस दुनिया में जब बच्चा पेट में आता है तो सबसे पहले हमारा अंश, यानी कि हमारी बॉडी का अंश हमारे इस दुनिया में आता है। हमारे नंबर्स नहीं आते, हमारा बर्थ डेट नहीं आता। तो हमारा जो अंश है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से माँ को पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है, वो खेल रहा है, कर रहा है। तो आप देखिए कि हमारी जो स्किन, हमारी काया, हमारा फेस, आप सबसे पहले बच्चे का फेस बनना शुरू हो जाता है, तो फेस बनता है। तो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पहले हमारा फेस बनता है। इसीलिए फेस रीडिंग आज की डेट में उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी मैं कहती हूँ कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस रीडिंग है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहली चीज आती है धरती पे। तो जैसे फेस रीडिंग में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो उनकी परसेंटेज क्या रहती है? अभी 100% में जाता है, या जैसे हम रखते हैं, सपोज करो आपने एक प्रेडिक्शन की, तो अपने को लगता है 80 to 90% इसमें से चीज़ें सच हो सकती हैं, या एस्ट्रो में बोलते हैं कि 70% जो कर रहे हैं उसमें सच हो सकती है। तो फेस रीडिंग में क्या रहता है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो आप किसी चार्ट को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 70 to 72, 75% जो बहुत अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो प्रिडिक्शंस देते हैं, जिनकी प्रिडिक्शंस काफ़ी हद तक सही होती है, वो 75% तक करेक्ट रहती हैं। फेस रीडिंग में वही परसेंटेज 85, 90, 92 तक जाती हैं।
नॉर्मली मैं ये कहूंगी कि मेरी परसेंटेज काफी अच्छी है प्रिडिक्शंस के मामले में, क्योंकि मैं अपने आप को डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आप ये ही करो, आपका ये ही होना है, ऐसा ही होगा। नो डाउट लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं। एस्ट्रोलॉजी में कई बार क्या होता है कि काफी सारी चीजें हैं जो लिमिट में आती हैं, मतलब वो एक बाउंडेशन है, उससे पार नहीं जा सकते, उससे आगे वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें हैं ही नहीं। बट फेस रीडिंग ड्यू टू वास्ट होने के कारण और सिंपल होने के कारण, सिंपल नहीं मतलब रीडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ ये इतनी वास्ट है कि आप कहीं भी जाके आप इसकी प्रिडिक्शंस दे सकते हो और वो किसी भी लेवल पे सही होगी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो बेटर प्रेडिक्शन करता होगा। ये हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो या आप इतने सारे लोग देखते हो, जैसे आप एक जूनियर डॉक्टर से और सीनियर डॉक्टर के कंपैरिजन करोगे तो काफी फर्क है। उसी तरीके से जब आप नई नई फेस रीडिंग सीख रहे हो या आपको बहुत साल हो चुके हैं इस प्रैक्टिस में और करते, तो उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। आप जब आप सामने मेरे साथ जो मेरे बैच में थे, जहाँ जिनके साथ जिनसे ये सीखी है, हम 2 ही स्टूडेंट थे। तब के टाइम पर जब फेस रीडिंग की जाती या ये चीजें विद्या सिखाई जाती थी, तब पैसे के लिए नहीं वो सिखाते थे, वो सिखाते थे क्योंकि इनके अंदर कुछ है, इसलिए मैं अपनी विद्या इनको दे रहा हूँ। तो आज तो आप देखेंगे ना, एक ही क्लास में 50-50 बच्चे और उनसे मोटी फीस ली जाती है, तो वो एक तरह। तो जब हमने ये चीज, हम इस प्रैक्टिस में थे, तब हमारे से कोई फीस नहीं ली गई थी, हमारे सिर्फ देखा गया था कि यही लोग 2 हैं जिनको मैं सिखा सकता हूँ। तो जो मेरे सामने वाले थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस से अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस करे। उन्होंने अपनी शादी करी, अपना सेटलमेंट किया, अपना बाहर गए, और वो आज मतलब वहां बाहर रहते हैं, बट उनकी वहां पे एक बहुत फूड से रिलेटेड काफी बड़ी चेन है, फूड रेस्टोरेंट्स या फूड से रिलेटेड काफी बड़ी चेन है पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया यूएस में। तो उन्होंने ये उस प्रैक्टिस से, मैंने इसको अपनी जर्नी को इस तरीके से ले लिया था। तो अभी जैसे हम लोग फेस रीडिंग करते हैं आप लोग, तो उसमें फेस के कौन से फीचर क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, फेस जो होता है एक्चुअल में यही हमारा लाइफ का सच्चाई है, यही आपको आपकी जिंदगी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता है। ठीक है, तो आपके, हम जैसे अगर आज की डेट में देखेंगे तो हमारा फेस का जो फोरहेड है वो सीधा सीधा हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जितनी हमारी इंटेलिजेंस या हमारा तेज, जितना तेज आपका फोरहेड आपके फोरहेड का होगा, उतना ही स्ट्रांग वो इंसान होगा, वो उतना ही उसका सूर्य स्ट्रांग होगा, वह जहां पे भी प्रेजेंट हो जाएगा उसकी तरफ सारे लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। इसी तरीके से चीक्स आती हैं, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी आप देखेंगे शुक्र यानी कि आपकी लग्जरी, आपकी जितनी, आप इसमें ये नहीं होता कि जिसकी चीक्स बहुत बड़ी बड़ी है तो वो ओवर लग्जरी वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चीक से पता चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे इंडियन एक्टर्स हैं, या मे बी वो अपने हेल्थ के फूड के कारण, पर उनकी चीक्स आपको दिखेंगी नहीं, अंदर हुई होती है, बट ऐसा नहीं है, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है। आपने अगर देखा होगा तो शाहरुख खान की चीक्स जो है काफी राउंड में आती है, बट वो अंदर है। उनका अगर पुराना फेस देखा जाएगा तो उसमें उनकी चीक्स काफी राउंड में आती हैं। वहां पे आता है कि उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, वो एक टाइम पे आके, यानी कि 35 to 40 एज में आके वो अपनी लाइफ में एक लग्जरियस पर्सन की तरह लाइफ लीड करेंगे। ये उसी तरीके से हुआ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, आप चिन्ह, अगर आपने देखा होगा कई लोगों की ना चिन्ह काफी लंबी होती है, उसमें हमारे एक्टर आते हैं, ये जो है दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर, है ना। इन सब की आपने एक चीज देखी, विराट कोहली, इन सब की चिन्ह काफी लंबी देखी होगी। इन जिनकी चिन्ह लंबी होगी ना, और इनका फेस एक तरह से अंदर से गया होगा, अंदर जॉ लाइन, और ये लोगों के जो वाइफ होती है ना, वो भी अपने आप में एक अच्छी पोजीशन पे होती है, और आप जितने भी देखेंगे इन सब लोगों की वाइफ एक अच्छी पोजीशन पे होंगी। ठीक है, ये दिखाता है कि ये लोगों के पास पैसा होगा और ये अपने आप अपनी जिंदगी में पैसे को बढ़ता देखते रहेंगे। तो इस तरीके के, उसी तरीके से जिन लोगों की, आपने देखा होगा कई लोगों की डबल चिन होती है, वो ये नहीं होता डबल चिन, हमारे यहाँ पे तो इंडिया में जो भी थोड़ा सा हेल्दी हो गया तो उसकी डबल चिन आती। बट अगर आप देखेंगे मुकेश अंबानी का टीन एज का टाइम का फेस है, उसमें भी उनका जो फेस था ना, उनकी ये जो डबल चिन थी,
वो भी दिख रही थी, उनके बड़े बेटे की भी डबल चिन दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप मिस्टर अडानी, उनकी भी अगर आप देखेंगे तो उनकी भी डबल चिन है। तो ये जिन लोगों की डबल चिन होगी, ये लोग अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ वाले होते हैं। तो आप इनके फेस के पार्ट से पता चल जाता है कि ये लोग कौन से लोग कैसी लाइफ काट सकते हैं आगे जाकर। ओके। तो ये एज लिमिट भी बताता है। तो इसमें जैसे आईज को बोला जाता है विंडो ऑफ सोल, तो आईज क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आईज रिप्रेजेंट करती हैं बुध के साथ। आपके जो टंग, जो आपका गला है, वो रिप्रेजेंट करता है मंगल, और आपके लिप्स रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। नोज रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ये एक जॉइंट होता है। ये आपका केतु भी है, क्योंकि केतु अगर देखेंगे तो अगर आज की डेट में हमारा जो केतु, ये वर्ल्ड केतु है ना जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो केतु और राहु और केतु को आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ये हम इसको बोलते हैं, एक हमारा राहु है और एक हमारा केतु है। तो ये हमारा नोज हमारा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हर चीज को स्मेल कर लेता है, पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज आने वाली है, कौन सी चीज नहीं। बुरी चीज का स्मेल भी आपके नोज ने करना है और अच्छी चीज का स्मेल भी आपके नोज ने करना है। तो ये हमारे होते हैं राहु और केतु। राहु और केतु। जैसे फेस रीडिंग है, फेस रीडिंग सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर होती है या फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फेस रीडिंग अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दबी हुई है। लोगों को फेस रीडिंग के बारे में पता ही नहीं है इंडिया में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि फेस रीडिंग सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के ट्रेड्स बताता है कि आप मेरी फेस रीडिंग करेंगे। क्योंकि लोग जब आते हैं तो इंडिया में ये कहते हैं कि आप फेस रीडिंग करते हैं, मतलब आप फेस रीडिंग के अलावा एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं कि फेस रीडिंग से ही आप प्रिडिक्शंस ले सकते हैं। बट उनको लगता है कि फेस रीडिंग से वो मेरे बारे में बताएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस तरीके से है। बट मैं अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए कहीं और जाऊं। बट फेस रीडिंग के थ्रू जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो तो एस्ट्रोलॉजी में भी वो प्रिडिक्शन नहीं होती, क्योंकि इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी आपको कहते हैं ना, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है वहां पे फेस रीडिंग शुरू होती है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कम में है और फेस रीडिंग का जो ग्राफ है बहुत वास्ट है। फेस रीडिंग, जैसे फेस रीडिंग के बारे में बात कर, आजकल जैसे यंगस्टर्स हैं, बहुत रिलेशनशिप होते हैं, क्या कोई इंसान को जैसे फेस रीडिंग आती है तो वो देख सकता है कि ये जो पर्सन के साथ मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ या शादी करनी है, कुछ भी करनी है, तो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा या हमारी बनेगी? या फेस रीडिंग से इस टाइप का फेस रीडिंग से आप सामने वाले के देखो, एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ अपने ही में, जो जितने भी मेरे यंगस्टर्स हैं वो जब भी किसी लड़की से मिलते हैं पहले उसकी सबसे पहले आंखें देखें। क्योंकि आप देखेंगे, आप एशियंस लोगों को देखा होगा आपने, सिंगापुर के लोगों को, चाइनीज लोगों को, आप ये देखो, ये लोगों का ना रिलेशनशिप जो होते हैं एशियन लोग से, इन लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं, ये एक होता है कि एक ये इनकी जिंदगियों में डिवोर्स कम होते हैं। इनकी अगर आप इन लोगों की लाइफ में अगर शादी होती है तो वो लॉन्ग लाइफ चाहती है। अगर नहीं बनना है तो वो स्टार्टिंग में कर देंगे, ना कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद ये कहीं और भी, बहुत रेयर तो हर किसी में केसेस होंगे, बट इनकी जो मेजॉरिटी है उसमें आप यही देखेंगे कि इनकी डिवोर्स की जो परसेंटेज है, इन लोगों की लाइफ में डिवोर्स परसेंटेज बहुत कम है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सामने वाले की, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, उसकी आईज कैसी हैं। अगर आपको स्मॉलर आईज या नैरो आईज छोटी दिख रही हैं तो वो पर्सन आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। जब भी आप कोई लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं, तो अगर आप बहुत वाइड आईज में हैं तो वो 3 तरह की आईज होती हैं। एक नैरो आईज होती है, एक वाइडर आईज होती है, जिसमें आप देखेंगे सामने वाली बिल्कुल अपनी आंखें खुली खुली रखा है। कई बार ये एक्सप्रेशन में भी आता है, तो लगता है कि वो ये एक्सप्रेशन आता है कि सरप्राइज हो गया या बहुत खुश हो गया। बट जब बहुत बड़ी आईज होता है तो उस पर्सन को और कुछ और उसको और की डिमांडिंग होती है। और अगर आपको मिडल आईज, आपको नैरो नहीं, ज्यादा बिग नहीं, आपको मिडल आईज अगर आपको दिखती हैं और वो थोड़ी स्लांटिंग होती हैं, उस एवज में आपके साथ आपका पार्टनर आपको भी रखता है और आपके साथ किसी और को भी रखता है। तो इसलिए अगर आपने रिलेशनशिप पे जा रहे हैं या अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, तो पहले सामने वाले की आईज को देख लीजिए, आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए लायक है या नहीं है।
सपोज कीजिए वो मेकअप करके आए, नहीं, आपकी उनकी शेप तो आपको पता चल जाती है अगर आपने उनकी पुरानी कोई पिक्चर देख ली, क्योंकि पहले लोग सबसे पहले अपनी पिक्चर, अगर आप रिश्ते के लिए गए हो फिर तो आप अपनी पिक्चर भेजोगे, तो काफी सारी चीजें जो है, हमारी शेप जो है, हम मेकअप से अब उसको मेकअप से हम अपनी उस जो आईज हैं उनको बड़ा छोटा कर लेते हैं, बट फिर भी आप अगर हम जैसे रेगुलर में है तो उनकी आईज की जो आपकी जो ये पिन्नियां होती है ना, शेप होती है, ये पता चल जाती है कि ये छोटी हैं या बड़ी हैं। और पुरानी कोई पिक्चर ले लो साथ में उनकी, कोई भी जो 6 महीने की, 4 महीने की, उससे पता चल जाता है कि ये पर्सन की जो नेचर है वो कैसी है और वो सामने वाले को धोखा देगा या नहीं देगा। तो एक जैसे फेस रीडिंग में ये भी पता चल सकता है कि इस पर्सन का जो करियर है उसमें वो सक्सेसफुल होगा, या बिजनेस करे तो उसमें सक्सेसफुल होगा, या कुछ और करे तो उसमें ऐसा प्रेडिक्शन की जा सकती है। सपोज कीजिए आजकल लोग जैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, तो मे बी वो उसमें सक्सेसफुल ना हो, क्या हम फेस से उससे बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए भाई जॉब अच्छी है, तुम जॉब को प्रायोरिटी रखो, साथ में करते रहो जो चीज़ें, या तो तुम्हारे लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम बिजनेस में जाओ और अपने आप को उसमें फुलफिल करो, तुम ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। क्या फेस रीडिंग से हम ये सब चीज़ें बता सकते हैं? फेस रीडिंग से हम लोग ये चीज़ें बता सकते हैं कि सामने वाले की जॉब है या उसके लिए बिजनेस ही है। मेरे पास एक क्लाइंट आए भी थे, मैं केस आपको इसके साथ शेयर भी करूंगी, पर अगर आप लॉन्ग फेस में आते हैं तो कोशिश करिए, मतलब आपका फेस जितना लंबा होगा तो आप कोशिश करिए कि आप साथ साथ में ना, आपने देखा होगा, मैं ऐसे जॉ लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेंथ वाइज बात कर रही हूँ। जिनका फेस लेंथ जो है लंबा होता है और उनका नोज जो होता है काफी पतला होता है, फेस के हिसाब से उनका नोज जो है वो काफी पतला होगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वो बिजनेस, जितने भी बिजनेस करवा लो, वो बिजनेस में हमेशा फ्लॉप होंगे। क्योंकि ये केस भी मेरे पास आया था, तो वो उसके हस्बैंड ने 3 बिजनेस किए, तीनों में उसके हस्बैंड सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि ये बिजनेस चाहे 10 करवा लो, ये जॉब ही करेंगे। वो आज भी जॉब ही कर रहे हैं और उनका फेस लंबा था और उनका नोज जो मैंने देखा था एकदम उनकी फेस के हिसाब से बहुत ही थिन था। वो पर्सन हमेशा अंडर काम करेगा, वो किसी का बॉस नहीं बन सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। हाँ, अगर आपके फैमिली में बिजनेस है या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनका बिजनेस है, आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस हुआ लेटर, अभी नहीं है। सो इसलिए वो वाले केस में आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, नया बिजनेस नहीं, मतलब आप अपने नाम पे नहीं, वो आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप उसको आप हैंडल कर रहे हो और वो आपके पेरेंट्स के नाम पे ही है। ओके, तो वो वहां पे भी आप बॉस पूरे 100% नहीं, 100% वो बॉस अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो सामने वाले लोगों ने बातें हैं वो सुननी नहीं, मतलब वो अपनी कन्वे ही नहीं कर सकता। तो पब्लिक को या बिजनेस करने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, तो सामने वाला उसको ले नहीं पाएगा जो अगर वो मुझे कन्वे करेगा। तो सो पतली नोज वाले, अगर आपका नोज आपके फेस के हिसाब से बड़ा आ रहा है और उसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो काफी ज्यादा खुले होने हैं, तो ये लोग अपने आप में बॉस होते हैं। आप देखेंगे ये चाहे ये 500 रुपए की दिहाड़ी करे, पर वो कहेंगे कि मैंने अपना बिजनेस किया है, अपना, ये अपना ही बिजनेस करेंगे। वो ये कहेंगे कि मैंने नहीं जी, मैंने 2 लाख की नौकरी नहीं करनी, मुझे चाहे 10,000 रुपए, पर मैं अपना काम करूंगा। तो आप उनके, वो लोग अपना काम करेंगे, वो लोग किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकते। ऐसे कौन से लोग हैं जो यानी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिजनेस में सक्सेसफुल मैंने आपको बोला है, जो डबल चिन, वैसे भी जिनकी डबल चिन, जिनकी चिन, खासकर मैं लोगों के बिजनेस वालों जो अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी चिन और उनके चीक्स, ये चिन और चीक्स, ये आपका पूरे का पूरा पार्ट आ जाता है शुक्र पे। तो मैं ये पार्ट को उनको देखती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, आपका बिजनेस सक्सेस होगा, और उसकी एज लिमिट भी बता देती हूँ। नॉर्मली इनकी एज जो शुरू होनी चाहिए वो 26, 27, 28, ये उनकी एज लिमिट होती है जहां से ये लोग अपना बिजनेस शुरू कर दें। तो इनका फेस भी बड़ा, आपने देखा होगा कई लोग बड़े ही राउंड फेस के होते हैं, फेस डिफरेंट शेप्स के होते हैं, पर हम
हम लोग जब भी रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी, एक ही चीज को लेके नहीं करती हूँ मैं, मतलब कि मैं सिर्फ फेस देखा और सिर्फ उसके कारण नहीं, मैंने उसके फेस के भी देखना है। और जैसे वो पर्सन मेरे साथ बैठता है तो मैं उसके बैठने, उसके बॉडी चीज, उसकी हर चीज को ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि हम उस लेवल से आगे जा चुके हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप उसके फेस को देखोगे, जो फेस स्लांटिंग फेस आते हैं वो लोग कोई ना कोई किसी फील्ड में, जैसे कोई कला की फील्ड में हो गया, कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स की फील्ड में हो गया, उस फील्ड में स्लांटिंग जिनके फेस थोड़े अंदर से होते हैं और उनके स्लांट्स बने होते हैं, उन लोगों को वो अपनी फील्ड में जो भी काम करेंगे, जो उनको अच्छा लगता होगा उसमें वो अपना बेस्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कान से आप लोगों के पता चल जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये आगे अपना कुछ करेगा। आपको बड़े बड़े कान में दिखेंगे सबसे पहले आपको आमिर खान। ये लोग जो होते हैं, आमिर खान को एक परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, बट एक्चुअल में वो अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े ही दुखी है ना, उनकी पर्सनल लाइफ उस लेवल की नहीं, बट वो ओवरऑल अगर अपने काम की वजह देखा जाए तो दुनिया उनको काम की वजह से ही जानती है। अगर आप उनके एयर देखेंगे तो हमारे एयर्स ना एक जगह पे जब हम छोटे होते हैं और हम बड़े होते हैं, हमारी पोजीशन थोड़ी चेंज होती है। मतलब हमारे पोजीशन, कान की जो पोजीशन होती है वो आगे पीछे होती है। ये जब हम बचपन में और बड़े होने में 2 बार हमारी कान की पोजीशन चेंज होती है। एलन मस्क का अगर आपने देखा है तो उनके फेस पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एक उनकी डबल चिन, जहां से उनका शुक्र अनबिलीवेबल है, वो तो अल्ट्रा लग्जरी में जा रहा है। उनके कान अगर देखेंगे तो कान एकदम उनके बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं। अगर आप उनकी फोटो में देखेंगे तो आपको सीधा उनके फेस से ज्यादा उनके कान दिखेंगे। आप ये चीज आपको आमिर खान के भी दिखेंगे। ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही दुखी रहते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, बट ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही परफेक्ट होते हैं। उसी तरीके से आमिर खान भी परफेक्ट है और ये एलन मस्क भी अपने काम में परफेक्ट है दुनिया में। तो ऐसे लोग अब दुनिया को पीछे लगाते हैं, दुनिया के आगे नहीं लगते, ये पीछे लगाने वालों। तो जैसे फेस रीडिंग से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये बंदा हमसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है? बहुत चीजों से पता चल जाता है। फेस रीडिंग से हमने बड़े सारे केस सॉल्व करे हैं। अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर जो अगर एक कंट्री इस टाइम पे बहुत ही अच्छी, अपने कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी उनकी परसेंटेज है, और अगर आप वहाँ पे अगर आप उनके सेल्स में, किसी कॉर्पोरेट में सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उनकी जितनी फुर्ती और उतनी जितनी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिंगापुर में हर कंपनी में फेस रीडिंग के सेशंस लगते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए, उनके खासकर सेल्स के लोगों के लिए, ताकि उनको टाइम टू टाइम गाइड किया जाए कि वो कैसे लोगों से डील करे, कि ये उनका जो कस्टमर है वो एक्चुअल में कस्टमर बनेगा या नहीं कस्टमर बनेगा। इवन दो उन्हीं के कंपनी, इवन चाइनीज लोग भी, आप देखेंगे चाइना की कंट्री में भी जो कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके HR जो लोग हैं उनको फेस रीडिंग आती होती है। उसी फेस रीडिंग से, ताकि वो पर्सन को हायर करते हैं कि ये पर्सन कंपनी के लिए लॉयल होगा या इस कंपनी को कितना परसेंटेज देगा और ये क्या काम करेगा। तो ये आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां इस लोगों को हायर करती हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले एम्प्लॉय का पता चल सके कि वो कैसा है, वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, वो कैसा काम करेगा। तो ये चीजें हमारी फेस रीडिंग से पता चल जाती है। लोगों के स्कार होते हैं, जैसे अब जब आप फेस रीडिंग कर रहे होते हो या आप किसी को एनालाइज कर रहे होते हो, तो आप उसकी उस करंट फेस के साथ साथ उसके कोई पिछली फोटो भी जरूर मांगे, क्योंकि उस फोटो से और उसके आपके करंट फेस में बड़ा फर्क दिख जाएगा। अब एक रीडिंग कर रही थी तो उस लेडी के यहाँ पे स्कार आया था। अब जब भी किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा आता है या कभी चैलेंजेस आते, चैलेंज तो हम सब लोग कर रहे होते हैं, बट कुछ चैलेंज ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो अपनी लेवल, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आ गए, या किसी की डेथ हो गई, या किसी को ऐसा चीजों में देख लिया, या अपनी जिंदगी की सारी पूंजी हमने खत्म कर ली इमीडिएट। तो ये एक ऐसे ट्रॉमाज होते हैं जिनसे कोई जल्दी निकल नहीं सकता। जब ये ट्रॉमा आपकी जिंदगी में आते हैं, सामने वाला आपके पास बैठा है, तो आपके ना यहाँ पे स्कार बनने शुरू हो जाएंगे जब आप ट्रॉमा में आते हैं।
तो ये स्कार आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जो लाइफ में इस टाइम पे उस कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा में गया था जिस ट्रॉमा से वो अगले 2 साल तक नहीं निकल पाएगा। फिर आप उसके साथ बैठ के बोलते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीजें हुई थी, आपने किसी की, आपकी फैमिली में अभी किसी की डेथ हुई है, या किसी ने मतलब आपकी सारी की सारी जो इनकम है या मनी है वो सारी ले ली है। तो वो पर्सन बताता है कि हाँ, मैंने अपने फ्रेंड की डेथ को देखा है जो मेरे ही सामने डेथ हुआ था और उसने सुसाइड करा था। तो ये ट्रॉमा से वो निकल ही नहीं पाएंगे, तो उनके फेस पे सारे स्कार आएंगे, यहाँ पे आपको अंदर पैचेस आ जाएंगे, यहाँ पे इस एरिया में आपके इस माउंट पे, ये माउंट बन जाते हैं, ये 2 माउंट पे उनके अंदर की तरफ पैचेस आएंगे। उन पैचेस को देख के ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन अभी अभी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हार्ड स्ट्रगल करके आया है। वो क्या करके आया वो हम साथ साथ में उसको बताते भी रहते हैं, क्योंकि जब वो हम पूरा एनालाइज करते रहते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि आपका परफेक्टली ये चीज आपकी लाइफ में हुई थी। आपके अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो कॉल पे लेडी आई थी और उन लेडी ने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मेरे पास आई थी, बट सिर्फ क्योंकि हम सामने किसी के पास आए हैं तो अपने बारे में जानने आए, बट क्या जानने आए ये उसको नहीं पता था। उसने मुझे बोला कि मुझे इशू है, इशू है तो वो तो ऑटोमेटिकली पता होगा कि इशू है, इसीलिए वो मेरे पास है। बट मैंने उसको यही बोला कि आपके इशू आपके साथ नहीं है, आपके ऑफिस में आपके साथ जो टेबल पे खाना खाती थी 2 लेडीज, उनकी प्रमोशन हो गई पिछले 2 हफ्ते में, इसलिए वो चीज को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही और साइकोलॉजिकली आप इतनी अपसेट है। अदरवाइज जॉब वाइज इट इज गुड, कोई टेंशन नहीं है, वर्कलोड नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं, कभी भी आप टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप आ सकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बॉस इज ओके, इतना वो हाई फाई टेम्पर वाला नहीं है, सैलरी इज लिटिल लेस बट इट इज ओके, वो हर किसी को कम लगती है, बट बाकी अगर ओवरऑल देखे जाए तो वो कह रही हाँ, इसके अलावा मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम था, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा चीजें इसी चीजों से फेस कर रही। तो फेस रीडिंग से जब सामने वाला आपके बैठता है तो आप कुछ पॉइंट से तो उसकी रीडिंग करनी शुरू करते हो, बट बाकी चीजें आप अगर इतने एक्सपर्ट हो तो आप उससे उसके पूरे सराउंडिंग्स को पढ़ना शुरू कर दोगे कि वो आपके पास क्यों आया, वो उसका करंट चैलेंज क्या है, उसके बाद धीरे धीरे आप उसके पास्ट में भी चले जाओगे। इसमें अगर हेल्थ की बात करें तो फेस रीडिंग से ऐसे कोई हेल्थ के बारे में कोई सिग्नल मिल सकते हैं? फेस रीडिंग से हेल्थ के सिग्नल्स आपके फोरहेड पे आते हैं। जब आपके फोरहेड पे, कई बार आप देखेंगे कई लोगों के ना बात नॉर्मल करते हैं, बट उनका जो फोरहेड है, उस फोरहेड के ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन बननी शुरू होती है। वो नॉर्मली लोगों के सबके फोरहेड पे लाइंस बनती हैं, बट जब आपके हेल्थ के इशू आते हैं आपके फोरहेड के ऊपर लाइन बनती है और आपके आईज के सेंटर में, यहाँ पे आपके आईज के बिल्कुल डाउन, सॉरी साइड में, आपके आईज के बिल्कुल डाउन पे एक राउंड आपको उसी वक्त स्कार बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये पर्सन की कोई स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज आने वाला है। इट कुड बी अ सर्जरी टाइप और कोई ऐसा जो काफी ज्यादा पैसा रिलेटेड होगा। तो जब हमारे जो इश्यूज होते हैं हेल्थ के, अगर कोई बहुत बड़े हैं तो ऑटोमेटिकली उन पे पैसा अच्छा लगता है, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि वो जो हेल्थ है इशू है वो काफी बड़ा है। उस चीज को मैं करेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो अपने एस्ट्रोलॉजर से काफी देर से कनेक्ट है और वो उन्हीं से गाइडेंस लेते थे, बट वो बीच बीच में मेरे पास आते होते थे। उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये नहीं बताया कि उनके हस्बैंड की सर्जरी आ रही है। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको यही बोला कि आपके हस्बैंड की सर्जरी आ रही है और ये सर्जरी पे पैसा लगेगा, हेल्थ विल बी ओके, बट हाँ आप डरना मत, चीजें फाइन हो जाएंगी। तो नॉर्मली 2 महीने बाद वो जब रेगुलर चेकअप में गए तो उनके हस्बैंड के हार्ट की ब्लॉकेजेस दिखी, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस सर्जरी हल्की कर देते हैं ताकि ये आगे बढ़े ना। बट वहां पे फिर मेरे पास रेगुलर आनी शुरू होगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि फेस रीडिंग से हम कोई भी चीज का पता कर सकते हैं। तो अब तो मैं उसके साथ
ईयरली कनेक्ट हूँ कि मुझे हर महीने उनको बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। इसके अलावा फेस रीडिंग से हम लोगों के घर भी पढ़ते हैं। मतलब आप ये कहोगे कि फेस रीडिंग से वास्तु भी होता है, फेस रीडिंग से न्यूमरोलॉजी भी होती है, तो मैं कहूंगी हाँ, पहली बार सुना है। फेस रीडिंग से वास्तु भी करती हूँ। मेरे पास एक यूएस के एक रियल एस्टेट पर्सन है जो अपने सिर्फ घर की फेस, मतलब घर की शक्ल भेजते हैं। वो मैं अंदर का पार्ट नहीं देखती हूँ, वो आउटर पार्ट देखती हूँ। आउटर पार्ट से आप कभी भी नहीं कह सकते कि इस घर का वास्तु कैसा है, बट मैं उनको इस घर को खरीदना या नहीं खरीदना मैं उनको बताती हूँ कि ये आप खरीदेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं। तो वो कितने घर लेते हैं, सेल परचेज करते हैं, उनको वही घर लेना है जो कल को वो सेल भी कर सके। तो वो घर की पिक्चर भेजेंगे, मैं उनको बताती हूँ और फिर वो आगे उसको सेल करते हैं और वो प्रॉफिट लेते हैं। तो ये, और इसके अलावा हम जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो तब हम ये भी उसको सामने वाले को बोलते हैं कि तेरे इश्यूज तेरे अपने नहीं है, ये कहीं ना कहीं जहां पे आप रह रहे हो उस जगह पे, उस प्लेस में इशू है। तो इसका मतलब तुम्हारे घर के अंदर कोई जगह है जहां पे ये इशू दिख रहा है। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए, वहां पे सीढ़ियां तो नहीं बनी हुई। तो सही में उसके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां बनी हुई थी, जो उसको, जिसके कारण उसका जो उसके अंदर बार बार डिप्रेशन, उसको बार बार डिप्रेशन होता था। मतलब वो इस चीज से निकल ही नहीं पा रही थी, जबकि इतने सारे डॉक्टर्स के पास। तो ये चीज हमने उसकी फेस रीडिंग से बताई थी। एक और क्वेश्चन है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जैसे फेस रीडिंग है, अभी हम अपने फेस रीडिंग की, क्या एज के साथ साथ फेस बदलते रहते हैं, फीचर्स बदलते रहते हैं, क्या प्रेडिक्शंस भी उसके हिसाब से बदलती रहेंगी? देखिए फेस रीडिंग आप, ऐसा तो है नहीं कि जब आप चार्ट बनाते हैं, हाँ आप चार्ट बनाते हैं, हम एक जर्नल रीडिंग जरूर सामने दे देते हैं कि ये बच्चे की, उसने अपनी लाइफ में ये करना है, उसकी ये एज में ये आएगा, ये आपकी जर्नल। बट टाइम टू टाइम फिर भी हम अपनी कुंडली लेके जाते हैं ना सामने अपने एस्ट्रोलॉजर के पास कि अब उसकी लाइफ में, क्योंकि अब वो 20 साल का हो गया, उसके पास कोई काम नहीं है, आप बताइए क्या करना। उसी तरीके से जब आपकी बचपन की फोटो होती है, आपने के 20 इयर्स की फोटो होती है और आपकी 30 to 40 वाली फोटो होती है, इन तीनों फोटोज में फर्क दिखेगा। अब आप देखेंगे जो बराक ओबामा थे, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके, वो जब आप अगर उनके बचपन की फोटो देखेंगे तो उनके बाल जो हैं वो कर्ली, ऐसे गोल गोल है। अब उनके बालों से मैंने ये एनालाइज कर रहे थे कि ये बच्चा अपनी बात को बोल नहीं पाता था अपने स्कूल में। अगर वो बचपन में वो अपनी चीजों को बोल नहीं पाते थे, वो लोगों को कन्वे नहीं कर पाते थे कि वो क्या करना चाहते हैं। जब हमने 20 to 30 वाली जब फोटो देखी थी तो उनके बाल ना हल्के स्ट्रेट होने शुरू हुए थे, बट उतने नहीं, पर हाँ, बट 20-30 में उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे। वो अपने लिए बोलना शुरू किया था, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, मतलब अपनी जो फाइट थी। बट वो छोटे होते नहीं थे, छोटे होते वो अपने लिए भी फाइट नहीं कर पाते थे। टिल द एज ऑफ 15 वो अपने लिए भी काम नहीं कर पाते, लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट थे एज अ चाइल्ड। जब वो उस चीज से, उस एज से निकले, यानी कि 16 to तब 20 की एज, 16 to 30 वाली जब फोटोज देखी थी, उस फोटोज में उनकी स्टोरी बिल्कुल चेंज थी। उसके बाद आप देखेंगे 30 के बाद जो पिक्चर्स आती हैं, उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक ही पर्सन की पर्सनालिटी में भी फर्क आ गया और उसके करेक्टर में। बट जब अगर आप बचपन में ही फोटो देख रहे थे, तभी हम उसको बताएंगे कि ये पर्सन जो है वो आगे जाके ना बहुत कुछ अपने नाम के लिए करेगा और लोगों को इस पे गर्व होगा, मतलब लोग इसके पीछे भागेंगे। बट अगर सामने वाला जो बैठा है, जब सपोज कोई अपना बच्चे का दिखा रहा है, तो वो कहेगा ये मेरा बच्चा तो बोलता भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल प्रोडक्शन सही नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे को बोलना ही नहीं आता। बट ऐसा नहीं है, आगे जाके वो प्रेडिक्शन कहाँ जाके सही बनी। तो बालों के हिसाब से कैसे देखते हैं? सपोज कीजिए किसी के बाल नहीं है, जैसे अमेज़न के ओनर है, उनके बाल नहीं है, तो उससे क्या सिग्नल? तो ऐसा थोड़ी है कि वो बचपन से बाल, वो बिना बालों के, बचपन में तो बिना जब से लोग उनको देख रहे हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है, वो बचपन में आप अगर उनका फेस देखेंगे, आप सिर्फ बालों को, तो हम आपको एक पार्ट बता रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल देखे थे, उस टाइम उनके फीचर्स और भी देखे थे, जहाँ पे मैंने उनकी आंखें पढ़ रही थी, उनकी आंखों में उनके एक बड़ा शार्पनेस मुझे दिखा, और उनकी आंखें
ना, मतलब जिस 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 जगह को वो बिलोंग करते हैं उसमें ना लोगों की आंखें जो होती है इतनी बड़ी या इतनी स्ट्रेट वाइज नहीं थी जितनी उनकी आंखें थी। तो उनकी अगर आंखें देखी जाए तो बड़ी स्टैग्नेट थी उनकी आंखें, उनकी स्टैंगल होके आईज बनी थी। तो उनकी आईज भी मैंने एक पार्ट देखा था, फिर मैंने उनकी फेस के जो बचपन के फीचर्स को भी एनालाइज किया था, तो वो पूरी चीजें आ जाती हैं। वो ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट हम देखेंगे, बट मैं आपको एक बता रही हूँ कि जर्नल एक ट्रेट में आता है। एक जर्नल एक ये भी चीज बोली जाती है, जैसे अपने यहाँ पर जितने भी रिच लोग मिलेंगे ना आपके, उनके बाल नहीं होते। वो बाल एक पॉइंट पे आके एक पॉइंट पे जिनके, अगर आप देखेंगे ये भी एक ट्रेड में है, ये भी मैं आपको एक ट्रेड में बताती हूँ, जिनके पास पैसा आना शुरू होता है। हमारे घर में भी लोगों को बोलते थे कि आप ना ये वाला जो हेड है ना, हेड के सेंटर में अगर आप देखिए कि यहाँ पे आपको ना हल्की सी सेंटर में एक हल्की सी जगह मिलेगी, वहां पे जितना भी कर लो, वहां तेल लगाओ, मालिश करो, कुछ करो, वहां पे बाल नहीं आएंगे। उस पर्सन ने अपनी जिंदगी के 35 ईयर के बाद बहुत सक्सेस लेना, बहुत मतलब उसके पास फिर सक्सेस के उसके सक्सेस के आगे पीछे कुछ नहीं। बट ये वाले पोर्शन पे वो, जैसे हम नॉर्मली हमारे पेरेंट्स भी एक तरह के हमारे फेस रीडर ही थे पुराने जमाने के, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, ऐसे नहीं करो, ये काने आंखें ऐसी हैं तो ये पक्का ये पढ़ाई में बड़ा तेज होगा। तो वो एक तरह के फेस रीडर थे। माए तो पहले फेस रीडर ही थी, तो झूठ बोल रहे पक्का। क्योंकि इंडियन जो लोग होते हैं, ये लोग इमोशंस और कैरेक्टर्स और बहुत रीड करते हैं। और ऐसा लगता है कि एशियन टाइम में ना ये चीज कॉमन थी बहुत इंडिया में, कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इन चीजों को, जैसे आज मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडिया में फेस रीडिंग को बहुत दबा दिया गया, क्योंकि इनको लगता है कि ये फेस रीडिंग तो हमारी माँ भी बताती थी कि अरे तुम्हारे कान बड़े बड़े हैं तो ये राजे के कान होते हैं। तो पर ऐसा नहीं, दादियां पहले बोलती थी, बट वो एक तरह की, उनको ये चीजें एक्चुअल में एक तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे पुराने लोगों को भी पता थे। उन कैरेक्टर्स को हमने आज की डेट में और वाइड कर दिया। जैसे फेस रीडिंग है और एक और आर्ट है बॉडी लैंग्वेज एनालिटिक्स, लोग करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है? क्या इसमें टेक्निकली डिफरेंस है, यानी क्या इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग है, दोनों पार्ट, बट इनमें डिफरेंस है। फेस रीडिंग से हम सामने वाले के सारी उसकी पास्ट को भी रीड करते हैं, उसके प्रेजेंट को भी रीड करते हैं, उसके फ्यूचर को भी रीड करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एनालिटिक जैसे आप कह रहे हैं, ये नॉर्मली हर कोई कर लेता है। उसके बैठने से, उसके खाने से हमें पता चलने लग पड़ता है कि ये बंदा ना अभी आंखें ऊपर, अगर आप देखेंगे एक जो पर्सन आपको नहीं सुन रहा, मतलब जिसने आपकी तरफ ध्यान नहीं देना ना, उसकी आईज हमेशा ऊपर होंगी। और जो पर्सन आपकी तरफ सुन रहा है पर आपको ज्यादा इंटेंशन नहीं देना चाहता, उसका मोटिव है कि आपको इंटेंशन है पर आपकी बातें उसको समझ आ रही है, तो वो अपनी आईज को ना मूव ऑन करता रहेगा, ऐसे है। तो ये क्या है, दीज आर ऑल ट्रेड्स और एक्सप्रेशन। आप उससे कितना समझ सकते हैं कि वो सामने वाला बंदा आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। और अगर वो सामने पर्सन जो बैठा है वो आपकी आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो हमें पता है कि आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो सुन रहा है। अगर वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, पर वो एक जगह पे बैठा है और वो किसी एक चीज को देख रहा है, बट तब भी वो इंसान आपको सुन रहा है और आगे जाके आज नहीं तो कल वो आपकी किसी ना किसी चीज पे अमल जरूर कर लेगा। तो ये देखिए, आप आईज के थ्रू 3 एक्सप्रेशन से आपने उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके ट्रेड्स को कैसे जान लिया। एक केस डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये केस इसलिए था क्योंकि ये केस मैंने चैलेंज किया था। ये चैलेंज किया था उस लड़की को जिसने दुनिया के हर एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई थी, और वो कुंडली में 100% यही था कि वो बच्चे को अडॉप्ट ही करेंगे, उसका अपना बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने उसको बोला था कि ये तुम्हारा बच्चा होगा पर बहुत ज्यादा मुश्किलों से होगा, अगर तुम रेडी हो तो तुम्हारा बच्चा होना ही होना है। तब उसका एक IVF हुआ था और वो फ्लॉप हुआ था। जब मेरे ये वर्ड सुने तो सिर्फ मेरे पास ये वर्ड थे, बाकियों ने नेगेटिव बोला, तो उसने कहा कि ठीक है मैं दोबारा भी रेडी होंगी, दोबारा भी वो फ्लॉप हो गया। 3rd टाइम जब उसने ये IVF के लिए रेडी हुई
जब वो फ्लॉप हुआ, जब उसका वो नेगेटिव रिजल्ट आया, उसके बाद उसने ये मान लिया कि मैं गलत हूं और बाकी सब सही है, क्योंकि इतने सारे लोग इस चीज के लिए गलत नहीं कह सकते। और ये बात मैंने भी इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को कुंडली भेज दी थी इसकी तब तक कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने भी कहा था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा अगर ये लेडी प्रेग्नेंट हुई तो। अब वो लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात करनी भी बंद कर दी थी। अब चौथी प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि तेरी हार्ड है, क्योंकि वो वर्किंग थी और ये सारे प्रोसीजर बहुत हार्ड होते हैं, पेनफुल होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो जब फोर्थ, मुझे नहीं पता, उसने फोर्थ, मैंने उसको कुछ रेमेडीज जरूर दे दी थी, पर उसने उस रेमेडीज को पता नहीं क्यों वो फॉलो कर रही थी, बट उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी। और फोर्थ जब IVF हुआ तो मैंने बाई चांस, वो मेरे साथ कांटेक्ट मतलब कनेक्ट हो गई कहीं पे किसी जगह पे, तो मैंने देखा शी वाज प्रेग्नेंट। और फिर उसने मुझे मैसेज डाला कि मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं आपको कैसे बताती कि मैं ये चीज़ हो गई है, जबकि दुनिया में मुझे हर किसी ने, तब मैंने चैलेंज किया था। तो एस्ट्रोलॉजी में फेस रीडिंग चैलेंज करती है कि ये काम होगा होगा और होगा। और यही चीज जब भी कोई कहीं से हार के आता है ना कि ये सब बोल रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मैं उसको कहती हूँ बंद कर दो, ये चीज करो, आपका होगा। और आज तक मैंने अपने जितने भी ऐसे केसेस हैं वो सब सॉल्व करे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे फेस रीडिंग है, अब फेस रीडिंग का कोई साइंटिफिक प्रूफ है या एशियन कल्चर है? देखिए, ये देखा जाए तो ये चाइनीज जो लोग थे ना, उनकी 5th सेंचुरी से एक आर्ट था, जाइड्रस करके एक आर्ट बनता था, उस आर्ट से ये जो फेस रीडिंग थी, वहां से इसको, जब वो इस आर्ट को उन्होंने फॉर्म किया ना, वहां से उन्होंने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ये सब शुरू किया, और धीरे 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 करते करते ये इसका नाम डल गया फेस रीडिंग। वो एक साइंस में इसके बारे में बुक्स लिखनी शुरू हो गई, और उसके बाद ये आज तक चल रहा है। अगर आप देखेंगे चाइनीज मतलब चाइना में तो फेस रीडिंग बहुत कॉमन है, वहां पे हर दूसरे इंसान को फेस रीडिंग आती है, और वो लोग इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी है। यानी स्टार्ट वहीं से हुआ? स्टार्ट वहीं से हुआ था, क्योंकि वो लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते थे। डेप्थ में जाते। आपको मैंने जैसे ही बोला ना, अब और इन लोगों को रीड करना, मतलब इन लोगों को रीड करना इजी है हमारे इंडियन लोगों में। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको हर पर्सन का ना फेस अलग अलग दिखेगा, एक किसी फेस सेम नहीं होगा। बट इन कंट्रीज, अगर आप एशियन कंट्रीज में देखेंगे, जापानीज, चाइनीज, आप कोरियन, इन सब के फेसेस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। इन लोगों को रीड करना इजी है ना। और अगर आपने देखा होगा इन लोगों की सब, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि आईज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन लोगों की आईज देखेंगे तो इन लोगों की आईज बहुत छोटी हैं, इनके आईब्रोज बहुत छोटे होते हैं, मतलब ना कहीं तो होते ही नहीं है आईब्रोज। अगर आईब्रोज और आपके जो आंखें हैं बहुत छोटी होती, ये लोग ना अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने लोगों में ही रहते हैं। तो बेसिकली अब जैसे फेस रीडर्स होते हैं, यानी ये साइंस है, काफ़ी लोगों में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी यानी धारणाएं अलग बनी हुई हैं फेस रीडर्स को लेके, या कुछ क्या सोचते हैं? तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है और आप इसे कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? देखिए, फेस रीडिंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लोग आते हैं और मैंने आपको बताया, वो कहते हैं कि आप मेरी एस्ट्रोलॉजी के लिए आप मेरा चार्ट खोलोगे, तो मैं उसको कहती हूँ नहीं भैया, आप मुझे अपनी पिक्चर भी दे दोगे तो मैं आपको आपकी प्रिडिक्शन, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके चैलेंजेस क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। फिर उनको पता चलता है कि आप अच्छा फेस रीडिंग के थ्रू हमें हमारे फ्यूचर को भी एनालाइज करके आप फ्यूचर प्रेडिक्शन देते हो, तो आप मुझे रेमेडीज भी दोगे। तो फेस रीडिंग से हम लोगों को ये पता नहीं है कि फेस रीडिंग इज लाइक एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी से आगे है। यहाँ पे हमें इंडिया में वही चीज अभी अवेयरनेस नहीं है। लोग हैं वो अपने फेस को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में कुछ सुधार ला सकते हैं। यस, अगर आप फेस रीडिंग कर रहे हैं, आप अगर आपको आती है तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने इन लॉज, जो आपके जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स हैं,
उनके साथ। इसके साथ साथ आप फेस रीडिंग के थ्रू अपने ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर तो आप अपने हर बॉस के साथ, जितने भी बॉस आपके साथ ऑफिस में आएंगे आपके टाइम टू टाइम अगर बदल रहे हैं, तो आप उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज को पसंद करते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपके जितने भी ऑफिस में फ्रेंड्स हैं या आपके पीछे कोई बात कर रहा है या जिसके साथ आप खाना खा रहे हो, वही पर्सन आपकी बात अंदर जाके आपके बारे में बता रहा है, तो ये सारी चीजें आपको फेस रीडिंग से पता चल सकती है। तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। तो एक तरह से आप अपने आप को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले पार्ट पे ले आएंगे कि आप खुद ही इंप्रूव कर रहे हैं, आप किसी के और के पास नहीं जा रहे, और आप अपने आप को इंप्रूव करी जा रहे और वो आप हर जोन पे, हर पॉइंट पे कर रहे हैं। जैसे आजकल काफी धार्मिक गुरु हैं, कुछ लोग सही भी हैं, कुछ लोग कैसे भी हैं, क्या इनमें भी फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी है या फेस रीडिंग इनको आती है? जैसे सामने वाले को देख के बता देते हैं, अरे तुम ये सोच रहे हो या तुम्हारे साथ ये। देखो, मैं इनके बारे में ज्यादा इनको क्रिटिसाइज या कुछ भी मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जो हमारे बाबा बगेश्वर, इनको फेस रीडिंग आती है। ओके। ये फेस रीडिंग के थ्रू ही सामने वाले को बुलाते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। तो वो फेस रीडिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ। वो कुंडली नहीं देखते, वो सामने वाले की कुंडली नहीं बना रहे होते। अगर कभी अटेंड किया या आपने कोई वीडियो देखी है तो आप बड़े अच्छे से देखेंगे, ही इज अ वेरी गुड फेस रीडर। तो वो भी फेस रीडिंग उनके किसी गुरु के थ्रू आई है। वो उन्होंने ये सीखी नहीं है, उनके किसी गुरु ने उनको ये विद्या दी है। उसके थ्रू वो ये आपको पूरे पंडाल में आपको उठाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, तुम्हारी चीजें ये। और यही चीजें हम भी सामने वाले को, जैसे आप अगर मेरे सामने बैठे हो या कोई भी लाइव मेरे साथ बैठा है, तो मैं उसको बोल रही होती हूँ कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड की लाइफ में ये चल रहा है। क्योंकि कई बार जब लेडीज आती हैं या फोन पे होती हैं, तो उन लेडीज को पता होता है कि लाइक उनकी फैमिली में शायद हस्बैंड की लाइफ में कोई है, कोई, बट वो हमारे साथ शेयर उस लेवल तक नहीं करती जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उसको ना बताएं। तो मैंने बहुत बार ऐसे बोला, तो वो जैसे लेडी कल पूछ रही थी, तो वो आई मेरे पास, तो मैंने उसको पहले ही बोला कि तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। वो उसी के बाद फिर वो उसने अपना शुरू किया केस। तो ये उसी तरीके से हम भी बता रहे हैं, जिस तरीके से हमारे, जैसे आपको बताया कि वो बाबा बगेश्वर जी, वो उनको भी फेस रीडिंग ही आती है, पर वो भी रेमेडीज ही बता रहे होते हैं अपने, अगर देखेंगे। बाकी तो हम भी रेमेडीज बताती हूँ और फेस रीडिंग कर रही होती हूँ। तो हम लोग भी वैसे ही कर रहे होते हैं, हम भी उस लेवल के, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं उनको भी दीक्षा के रूप में मिली है फेस रीडिंग। सही बात। तो मुझे भी दीक्षा के रूप में ही मिली थी फेस रीडिंग। जैसे आप ये बता रहे हैं फेस रीडिंग से हम जज कर सकते हैं सारी चीजें, तो जो सपोज कीजिए कुछ इश्यूज हैं सामने वाले को, तो उसकी जो रेमेडीज हैं वो आप फेस से रिलेटेड ही देती हैं या डिफरेंट टाइप की रेमेडीज होती हैं? देखिए, हम ना जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो पर्सन किस लेवल तक रेमेडीज कर सकता है। अगर तो हमें पता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाके अपनी रेमेडीज कर सकता, उसको अपने वहीं पे ज्यादा कहते लेजी है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें देखती हूँ मैं सामने वाले को रेमेडी। उसके हिसाब से मैं उसको रेमेडी देती हूँ, ताकि अगर लेजी है मेरा पर्सन तो भी वो जो रेमेडी उस लेवल तक वो कर सकता है वो करे, ताकि वो मेरे पास आए तो उसको फायदा हो। बाकी वो नहीं कर रहा वो उसकी प्रॉब्लम। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके केस ये हुआ था, वो लड़की आई थी, उसकी जॉब लगी थी। मैंने उसको बोला था कि तेरी जॉब बैंगलोर में लगनी है, मतलब मैंने उसको ये बोला था कि बैंगलोर में ही लगनी है, और अभी तेरे पास जॉब नहीं है, पर तेरे पास जॉब आएगी 5वें महीने में। तो वो कह रही है 5 महीने कैसे निकालूंगी, तो मेरे को तो 5 महीने निकालने। तो मैंने कहा उसको तो ये रेमेडीज कर ले, तो रेमेडीज कर ले, कोई टेम्परेरी जॉब मिलेगी। उसको टेम्परेरी जॉब में मुंबई में ही जॉब मिल गई, जहां से उसके 2 महीने निकल गए। 2 महीने बाद अपने आप उन लोगों ने क्यों निकाला ये किसी को नहीं पता चला, और वो कंपनी ने उसको पीछे पड़ के वो जॉब करवाई थी। उसके बाद अभी उसको जो जॉब मिली है वो बैंगलोर में ही मिली है। जो पैकेज मैंने बोला था वो पैकेज मिला है, और जो डेट मैंने बोली थी वो डेट के पहले उसको हाँ आ गई कि अभी हम लोग
ऑफर लेटर भेज रहे हैं। तो ये होती हैं फेस रीडिंग से प्रिडिक्शंस। और रेमेडीज तो सारी रिलेट किससे करती है, हम जब भी रेमेडीज करते हैं तो एक तरह से हम अपने जो कर्मास होते हैं उससे रिलेट करके हम रेमेडीज करते हैं, ताकि हमारे कर्मास अप हो जाए अच्छे वाले, और हमें उस पीरियड जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो जाए। तो वो आप कहीं से भी रेमेडीज ले सकते हैं। वो हम एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी ले बना के उनको देते हैं, हम लोग अपनी तरफ से भी बना के देते हैं। तो वो किसी भी तरह, बट वो हमारे रेमेडीज का मतलब कि उसके जो कर्मास है, जिसका चैलेंज वो ले रहा है, वो चैलेंज नीचे रह जाए और उसके कर्मास जो है अच्छे वाले वो अपलिफ्ट हो जाए, ताकि वो उसको अब पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रगल वाला है उसमें उसको फायदा हो। तो आज का जो अपना पॉडकास्ट रहा है उसको मुझे लगता है फेस रीडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा, जो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ऐसे कोई टिप्स एंड एडवाइजेज जो आप देना चाहें हमारे लिसनर को, जिसको लेके वो अपनी फेस को बेटर तरीके से समझ पाए? देखिए, जब भी मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आज की डेट में फेस रीडिंग बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं फेस की वर्कशॉप्स को, फेस रीडिंग की वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करिए। अगर आपके लाइफ में या आपके इन्वायरमेंट में ऐसी वर्कशॉप्स आती हैं, इन वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करिए, ताकि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जितने भी सराउंडिंग्स में लोग हैं वो लोगों के बारे में, क्योंकि आज की डेट में हमें अपने बारे में तो पता है, बट हमने जितने हमारे साथ वाला जो पर्सन बैठा है, हम जिसको अपना दोस्त कहते हैं, वो भी हमारा दोस्त नहीं होता। ऐसे ही मेरे पास कई जिन्होंने, उनकी अपनी फ्रेंड ने ही उस लड़की का घर तोड़ा था, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो फेस रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको पता चल जाता है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, वो किसी भी लेवल तक खराब कर सकती है उसका घर, अगर उसको ये पहले पता होता। तो फेस रीडिंग हमारे लिए लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि फेस रीडिंग से मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में इसको डे टू डे लाइफ में काम कर सकता हूँ, तो आपकी आने वाली 60 to 70% प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगी। मतलब आप प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगे अगर आपकी लाइफ में आपको फेस रीडिंग आती है। बेटर लोगों से सराउंडिंग होंगे, बेटर लोगों से सराउंडिंग्स होंगे, बेटर रास्तों पे जाएंगे, बेटर वेज मिलेंगे आपको, और आप अपने लिए भी बेटर चीजें निकाल पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे अभी फेस्टिवल आने वाला है दिवाली, उसके बारे में आप? देखिए, फेस्टिवल सबसे पहले तो अभी ये कहिए, धनतेरस आने वाला है। धनतेरस से अगले 5 दिन तक फेस्टिवल है। तो कार्तिक मास शुरू हो चुका है, उसमें धनतेरस सबसे इंपॉर्टेंट है। धनतेरस, धन का मतलब पैसा और तेरस मतलब 13 नंबर आ गया ना। अब धनतेरस में हमने क्या करना होता है, और धनतेरस का एक सबसे बड़ा, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, कहते हैं जब असुर और देव जब दोनों लड़ाई कर रहे थे, तब समुंदर से ना धनतेरस, जो कुबेर भगवान जिसको बोला धनवंतरी भगवान, उनका असली नाम उनका धनवंतरी भगवान कलश लेके, जिसको कहते हैं नेक्टर, यानी कि अमृत कलश लेके, और वो जो उनका कलश था ना, वो काफी ज्यादा गोल्डन चमक रहा कलश था, और उसके अंदर था अमृत। वो जितने भी देव वहां पे मर गए थे, उन देवों को उन्होंने वो कलश पिलाया था, मतलब कलश से पानी, वो कलश से पानी पिलाया था, और वो सारे देव जो थे वो जी पड़े थे। इसीलिए कहते हैं कि ये जो धनतेरस है, ये एक तरह का आयुर्वेदिक चिकित्सक डे है। इस दिन आप आरोग्य होने की भी कामना करिए, और इसके साथ साथ हम कुबेर भगवान की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में ऐसे ही वो नेक्टर भी मिले, मतलब वो जो उनको अमृत पानी जो उनको दिया था, वो अमृत पानी मिले, ताकि हम धन धान्य से अब लिप्त रहें और इसके साथ साथ आरोग्य रहें। तो इस दिन आप, अगर इस दिन पे सब, आपको मैं बताती हूँ, इस दिन हमें दिए जलाने चाहिए 13 मतलब 13 दिए। धनतेरस का मतलब हो गया धन और 13, तो धनतेरस के दिन 13 दिए, इसमें 4 से लेके 5 दिए आपके घर में जलने चाहिए। एक दिया आपके मेन डोर के बाहर जलना चाहिए। एक दिया आपके ब्रह्म स्थान, जो आपके घर का सेंटर है, वहां पे जलना चाहिए। एक दिया आप अपने घर के मंदिर में जलाइए। एक दिया आप अपने घर के किचन के जो
आपका जो पानी का सिंक होता है उसमें उसके पास जलाइए, और एक दिया आप अपने घर के साउथ में जलाइए। ये 5 दिए आप अपने घर के इन जगहों पे जलाइए, और बाकी आप अपने घर की अलग अलग जगह पे जला सकते हैं, पर टोटल 13 दिए आप इस दिन में अपने घर के अंदर जलाइए, ताकि आपके घर में कुबेर भगवान को आप खुश कर सके। धनतेरस पे अगर हो सके तो आप अपने घर में, अगर आप खरीद सकते हैं, अगर आप इतने एलिजिबल हैं, तो आप गोल्ड या सिल्वर जरूर खरीदिए। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीदिए। कुबेर भगवान की ये सबसे कहते बहुत पसंदीदा चीज थी धनिया। आप सूखा धनिया खरीदिए, आप हरा धनिया भी उस दिन खरीद सकते हैं, पर कोशिश करिए सूखा धनिया खरीदिए। आप धनतेरस वाले दिन अगर आपके पास सोना चांदी नहीं भी खरीद सकते, घबराइए मत, आप चावल खरीद लीजिए। चावल जो होते हैं वो उनको हम लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। आप चावल खरीद सकते हैं, या आप हल्दी खरीद सकते हैं। वो भी आप चीज़ें अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर में खुशहाली होगी। झाड़ू भी इस दिन आप खरीद सकते हैं, लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में, तो आप झाड़ू को भी धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं, पर उसको इस्तेमाल नहीं करना। उसको इस्तेमाल करना है दिवाली के अगले दिन। अब दिवाली जो इस समय आ रही है वो आ रही है 31 तारीख को। दिवाली की रात में हम बहुत सारी पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम लोग दिए जलाते हैं। पर दिवाली की रात में हम बहुत सारे ऐसे लोग भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कहते हैं ना तंत्र मंत्र, वो सारी चीजें दिवाली की रात को ही होती हैं। आपने किसी का तंत्र तोड़ना है तो भी दिवाली की रात को करना है, तंत्र करना है किसी पे वो भी दिवाली की, मतलब दिवाली की रात एक साल में एक ही ऐसी रात होती है जिस दिन आप जो भी उस रात को, वो रात को आपने करना होता है 11:45 जो शाम के 11:45 से लेके रात के 3 बजे तक आप ये जितने इस पीरियड में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए ही करिए, मतलब किसी को हानि ना पहुंचाइए, बट अगर आप ये कर रहे हैं तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा। इसीलिए ये रात में हम कहते हैं कि इस रात की हुई पूजा, इस रात की हुई रात की साधना, ये आपकी जिंदगी के अगले 10 साल तक आपसे वो चीज नहीं छुड़ा सकती। अगर आपने उस दिन माता को खुश कर लिया तो 10 साल तक माँ आपके घर में विराजेगी ही विराजेगी। इस रात को अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई विश है, आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, एक ना आप दालचीनी का पाउडर ले लीजिए। उस दालचीनी के पाउडर को ना आप अपने हाथ पे रखिए, और उसको ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आप उसको अगरबत्ती और या धूप अगरबत्ती उसको दालचीनी को दीजिए 7 बार, उसको एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दालचीनी के पाउडर को अब आप जाके अपने पर्स में, अपने घर के जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहां पे, अपने घर के किचन में जहाँ पे आप राशन रखते हैं, अपने घर के जहाँ पे आपके सबसे एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है, और आपके घर के डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका अपने ओन घर का डॉक्यूमेंट, वहां पे ये पाउडर को आप थोड़ा थोड़ा रख के आइए। आप देखेंगे इसके बाद आपके उन चीजों में, क्योंकि खाना भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सपेंसिव लग्जरी कपड़े, अगर आपके पास एक्सपेंसिव कार है, लग्जरी कार, वो पाउडर आप एक छोटे से पैक करके वो अपनी गाड़ी में भी रख के आइए। आप देखेंगे ये आपकी बढ़ती जाएगी। अगले साल तक आप देखेंगे एक गाड़ी ली है तो आपकी आगे 2 गाड़ियां होगी, घर आपका आगे बढ़ा, एक घर लिया हुआ तो अगला 2 घर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है जो आप दिवाली की रात को करेंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं दिवाली की, अगर सपोज कीजिए किसी के ऊपर कोई तंत्र किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, अगर उसको उससे निकलना है तो यही रात है। यही रात में अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स ने, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, आप ना 10 लौंग ले लीजिए, 4 छोटी इलायची, 4 मोटी इलायची ये ले ली। इनको 4 कपूर
सिर्फ 4 कपूर ले रहे हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए, 4 कपूर ले लीजिए। इसको आप अपनी मुट्ठी में रखिए। अपनी मुट्ठी में रखने के बाद एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाइए। आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे, कोशिश करिए हो सके तो आप अपनी बैठने वाली डायरेक्शन जो है वो वेस्ट में जाके बैठ जाइए। वेस्ट में अगर आप बैठेंगे तो जितना भी जो भी आप फेस वेस्ट साइड कर आप वहां पे बैठिए और आप अपने से एंटी क्लॉकवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज आप इसको अपनी तरफ से 7 बार घुमाइए। घुमाने के बाद आप इसको किसी बाहर जो आपके घर में कोई मिट्टी का पॉट है उसमें जलाइए, पर अपने घर में नहीं। कोशिश करिए कि आप अपने घर से बहुत दूर जाके जलाएं। आप अपने घर के आसपास, सपोज आप घर के बाहर, मतलब आप अपने दरवाजे के बाहर नहीं, कोशिश करिए कि उस रात को किसी ऐसी जगह पे जाइए जो थोड़ी एकांत हो, उस जगह पे आप वो जलाइए और वो चीजों को जलते हुए देखिए। मतलब आपकी खुद की नेगेटिविटी उसमें जल रही है और उसको वहीं पे जो भी उसका जो राख है उसको वहां पे उस मिट्टी के अंदर दबा के फिर वापस आइए। और फिर वापस सीधा घर आइए, रास्ते में या कहीं पे रुकना नहीं है। तो एक तरह का आप अपनी तरफ से एक ऐसा टोटका कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया था उस सबको वहां पे छोड़ के आए हैं एक ऐसी एकांत जगह। तो जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी की धन की पूजा करते हैं, तो ऐसे क्या रेमेडीज हो सकती हैं कि वो उस पूजा में इंक्लूड कर सकें? देखिए, दिवाली पे सब लोग एक हमेशा हम कहते हैं कि हम लक्ष्मी जी के आगे ऐसी पोटली रखें, हम धन की पोटली बनाते हैं और वैसे बनानी भी चाहिए हमारे, क्योंकि उस दिन स्पेशली पूरे वर्ल्ड में जो जो लोग जहां जहां पे दिवाली मना रहे हैं तो वो सब लोग लक्ष्मी जी का परफेक्ट नाम ले रहे होते हैं, लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी का नाम इतना बार यूनिवर्स में ले रहे होते हैं, तो उस दिन अगर आप अपने घर की लक्ष्मी, एक तो आप सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी, आपके घर की लक्ष्मी क्या हुई? आपकी वाइफ, आपकी बेटी। आप सबसे पहले अपनी वाइफ और अपनी बेटी को पहले इनके हाथ से कुछ कॉइन्स लीजिए, अपनी वाइफ से थोड़े से कॉइन्स लीजिए जो उसने अपनी तरफ से जोड़े होंगे। मतलब वाइफ अलग से भी कुछ रखती है ना अपने, उनसे कुछ कॉइन्स लीजिए। बेटी ने अगर आप कोई उसका पिगी बैंक है तो उसमें से ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस वक्त उसको दे दीजिए और उससे दोबारा से वो कॉइन्स ले लीजिए। उनसे आप 11 कॉइन ले लीजिए, 11 नंबर मतलब 1-1 रुपए का कॉइन, 5-5 रुपए का नहीं, 1-1 रुपए का कॉइन लीजिए। वो 11 कॉइन्स ले लीजिए। अब 11 कॉइन्स के अंदर आप 11 तरह की 11 आप छोटी इलायची जो होती है वो डाल दीजिए। 11 कॉइन, 11 छोटी इलायची। अब इसके अंदर हो सके तो आप हल्दी की गांठ डालिए जो 11 होनी चाहिए। 11 कॉइन्स, 11 हल्दी की गांठ और 11 छोटी इलायची, और उसके बीच में आप डाल दीजिए सिनेमन स्टिक। जो सिनेमन स्टिक आती हैं 2, आप 2 सिनेमन स्टिक, पर उसका साइज जो होना चाहिए वो काफी बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी लॉन्ग, बड़ी वाली। वो छोटी कटी हुई आप वो मत लीजिए, बड़ी सिनेमन स्टिक लीजिए। आप वो 2 स्टिक उसमें डाल दीजिए। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा कुमकुम डाल के उसको उस पर फैला दीजिए, मतलब हल्का सा ना स्प्रेड कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। बंद भी आपने जो धागा जो आप बांधते हैं, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, कुछ लोग उसको मोली भी बोलते हैं, वो लाल और पीले रंग की आती है, उसके साथ आप इसको बांधिए। उसके जो बांधने का जो तरीका है वो आप 7 बार उसको घुमाइए उस पोटली पे। उस पोटली को घुमा के पूरी रात आप लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। और सुबह जब आपकी सुबह 4 बजेंगे, अगले दिन के सुबह 4 बजे आप उठिए। आप क्योंकि आपका दिया भी जल रहा होगा, आपने दिया में तेल भी डालना है, तेल और उसके बाद वो उसको उठाइए, नहा के आप वो पोटली को अपने घर के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं कह रही, अंदर की तरफ, यानी आपके घर के अंदर वो आपके फेसिंग करती हुई उसको लगा दीजिए। ये आपके घर की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होगा।
आप इसको लगाए रखिए। अगली दिवाली में ये कॉइन्स को आप, जब अगली दिवाली आएगी, ये एज इट इज कॉइन्स को आप निकालिए, उसको किसी मंदिर में किसी वहाँ पे डोनेट कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को आप पानी में बहा दीजिए और नई पोटली बना लीजिए। जब तक आपकी पोटली वो वहाँ पर बनी रहेगी, आपके घर के अंदर पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। अंदर की तरफ, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो अंदर की तरफ लगाना, आपने अंदर लगानी है, बाहर नहीं। तो मंदिर में भी रख सकते हैं? आप मंदिर में रख सकते हैं, बट आपके, क्योंकि जब आप अंदर की तरफ लगाएंगे तो जितने भी लोग आ रहे होंगे, जितने भी लोग, उनका जो मनी का जो स्कोप है, जो मनी के जो एनर्जीज है, वो भी आपके घर में मिलेंगी, आपके घर में। और अगर आप डोर पे लगाते हैं तो आपके घर पे मनी का आगमन हमेशा आता रहेगा। तो मंदिर में आप रखने से ज्यादा बेनिफिट आपको डोर पे ऊपर लगाने से मिलेगा। जैसे ये घर की हमने रेमेडी की बात की है, अभी इसी तरह कई लोगों के ऑफिसेज हैं, यानी रेंटल ऑफिसेज होते हैं जैसे, तो उनको पूजा करनी है तो वो वहाँ कैसे कर सकते हैं? देखो, घर ऑफिस में भी, क्योंकि ऑफिस से ही पैसा घर में आएगा ना, तो ऑफिस में पूजा करनी तो बहुत ही जरूरी है। तो आप जब भी ऑफिस में जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं या जितने भी लोग काम करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि वो सब लोग उस पूजा में जरूर आए, क्योंकि जिस तरीके से आपके घर में जब आप पूजा करते हैं तो आपके सारे फैमिली मेंबर्स दिवाली की पूजा पे कहीं ना कहीं से आते हैं, उसी तरीके से आपके ऑफिस में भी आपके पूरे के पूरे लोगों को आप दिवाली की पूजा के समय में जरूर बुलाइए, क्योंकि उन्होंने ही आपको उस ऑफिस को चलाना है और एक तरह से आपकी मनी का सोर्सेज उनके थ्रू ही आना है। तो उन सबको वो एनर्जी, वो माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो वो ऑफिस में भी आप पूजा करिए। ऑफिस में पूजा, अगर आपका ऑफिस जल्दी बंद हो जाएगा तो आप कोशिश करिए कि शाम को 5 बजे से लेके 6:25 तक आप वो पूजा कर ले, ताकि जैसे सूरज ढलता है तो ढलने के बाद ही ये लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। तो आप ऑफिस में उस टाइम पे पूजा कर सकते हैं। ऑफिस के बाहर के जो दिए हैं, आप ऑफिस में अंदर नहीं, अगर क्योंकि अंदर एक छोटा सा दिया जला सकते हैं तब तक। उसके बाद आप ऑफिस के बाहर दोनों साइड पे, आपके डोर के मेन डोर पे दोनों साइड पे दिया जलाइए। उस दिए के अंदर आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालिए और उस दिए को अपने ऑफिस के मेन डोर पे जरूर जलाइए। आप इसी के साथ साथ जो लोगों के घर रेंटेड है, बट रेंटेड होने से नहीं, क्योंकि आप पूजा ही है, चाहे आप रेंट का है चाहे आपका अपना है, माँ लक्ष्मी ने तो आपको वैसे भी आशीर्वाद देना है। तो आप वहां पे भी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी दिवाली के दिन आप अपने घर के, चाहे आपका अपना है चाहे आपका रेंट का है, आप अपने घर में दिवाली के बाहर दिन रात को एक चौमुखी दिया जरूर जलाइए। उस चौमुखी दिया के अंदर थोड़ी सी लौंग जरूर डाल दीजिए और फिर वो दिया जलाइए। आप एक तो आप वो जो चौमुखा दिया जलाने से आपके घर के अंदर लक्ष्मी माँ प्रवेश करेंगी। जो आप लौंग डालते हैं उससे आपके घर के अंदर जो बाहर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर से ही बाहर चली जाएगी, आपके घर के अंदर नहीं प्रवेश करेगी। तो इसलिए दिवाली की रात को चौमुखी दिया जलाना घर के बाहर लौंग डाल के बहुत शुभ रहता है। जैसे हमने घर पे वो पोटली लगाई थी, तो ऑफिस में ऐसा कुछ होता है? आप ऑफिस में आप पोटली लगा सकते हैं, ऑफिस में भी, क्योंकि आप ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब से एक एक सिक्का लीजिए। अगर आपके पास 2 करते हैं 2 लीजिए, 10 करते हैं 10, एक एक सिक्का लीजिए और वो सिक्का उस पोटली में डाल दीजिए। उसके साथ साथ आप इस पोटली के अंदर सिनेमन स्टिक को बढ़ाइए। अगर वहां पे जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स है, जितने एम्प्लॉयज है उतने नंबर ऑफ कॉइन्स है, और वो भी सिंगल 1 रुपये का ही कॉइन होना चाहिए। उसके अंदर उतनी ही, अगर 10 कॉइन आपको मिले हैं तो 10 सिनेमन स्टिक डालिए, अगर 2 मिले हैं तो 2। अब ये इसके अंदर सिर्फ ये डालिए और इसके साथ आप लौंग डालिए उतने ही, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उतनी लौंग। इसको इन सबको बांध लीजिए और ये आप अपने ऑफिस के अंदर भी टांग सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने ऑफिस के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऑफिस की पोटली बनी, जहां से आपको पैसा अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव एनर्जी को भगाएंगे। तो अभी जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। लोग पार्टीज में जाते हैं, लोग अभी फेस्टिवल होगा पार्टीज में, लोग चाहते हैं कि लोग उनको देखें, अट्रैक्टिव रहें। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं फेस की कि वो मेंटली प्रिपेयर रहे, भी हमें ये चीज़ नहीं करनी है
और ऐसे अपने फेस को रखना है ताकि लोग अट्रैक्ट करें, जैसे हाथ नहीं करना या आईज नहीं ब्लिंक करनी है, कुछ ऐसे क्या जस्टिस हैं जो आप बताना चाहिए? क्योंकि दिवाली पार्टी है तो लोग अभी लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं और लोगों को, पर कई बार आपने देखा होगा इतने सुंदर कपड़े पहनने के बाद भी सामने वाला उससे अट्रैक्ट नहीं होता, और या कोई बहुत नॉमिनल एक बड़े साधारण से कपड़े पहन के भी आता है तो वो आपको बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि पब्लिक में जा रहे हैं तो पब्लिक में आपके कपड़ों से ज्यादा आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा देखा जाता है, और आप उस सामने वाले पर्सन को वो आपकी वो चीजें भा रही हैं कि नहीं भा रही। अब आपको मैं पहले बताती हूँ, जो लोग अपने बालों में हाथ डालते हैं, आपने देखा होगा, आप बैठे होंगे किसी के पास, वो ऐसे अपने बालों में एक बार हाथ मारेंगे, जो बंदे या बंदा जो भी इंसान सामने बैठा वो एक बार हाथ मारेगा ना, वो पर्सन ये है कि वो इस जो भी जगह पे आया है उसको उतना इंजॉय नहीं कर रहा। जो पर्सन आप 2 बार 3 बार वो अपने बालों में हाथ मार रहा है, वो आपको वो पर्सन इंजॉय तो कर रहा है, बट वो अपनी तरफ से इन चीजों में कुछ दे नहीं सकता, ना वो लाइक नहीं करता, मतलब इंजॉय वो कर रहा है, इट इज ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है, वो लाइक नहीं करता, मतलब जबरदस्ती बैठा है। अब अगर आप ऐसे जगहों पे जाते हैं तो ये जो भाव हम करते हैं ना, इसी से सामने वाले को पता लगना शुरू हो जाता है कि ये इस पार्टी के लिए नहीं है, ये जबरदस्ती आया हुआ। तो कोशिश करिए कि आप जब भी आप जाते हैं या ड्रेसअप होते हैं तो जितना हो कम हो सके अपने बालों को हाथ लगाए। अगर आपके लड़कियों के तो बालों खराब हो जाते हैं तो वो आप अब जहाँ पे आपका वॉशरूम है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपने बाल ठीक करके आप पिन अप करके दोबारा से, बट उसको बार बार अगर आप पब्लिकली आप जितना बालों के बीच में हाथ मारेंगे सामने वाला उतना ही आपको कम अट्रैक्ट, मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा उतनी। किसी के जब भी हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कोशिश करिए आपके आई कांटेक्ट है, हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं सब लोगों के साथ आई कांटेक्ट करने का, है ना, आई कांटेक्ट कम करिए। क्यों? रीजन इज जब हम ऐसी गैदरिंग में जाते हैं तो यहाँ पे वैसे भी पार्टीज में या कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को सोखते हैं, और आप जब उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो वो आपकी आई कांटेक्ट से आप ही की एनर्जी ले लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी फंक्शन में गए हैं बट आप फंक्शन में आने के बाद आप इमीडिएटली बीमार हो जाते हैं, या आप कहते हैं कि मुझे नजर लग गई, है ना, या आपका कोई काम बनता बनता टूट गया तो आप यही कहते हैं ना मुझे नजर लगी है, वहां पे वो नजर नहीं लगी। हम जब पार्टी में जाते हैं तो हम अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के कारण हर किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं। आई कांटेक्ट करना वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। हर किसी के साथ आई कांटेक्ट मत करिए, और खासकर पार्टीज में, मैरिजेस पार्टीज में जितना आप आई कांटेक्ट करेंगे, कोई भी ऐसा इंसान जो डायरेक्टली आपका आई कांटेक्ट पकड़ लिया उसने आपकी वो एनर्जी सोख लेनी है, और आपको या तो आपको नजर लग जाएगी या आपके जितने भी सारे काम है वो सारे के सारे काम खराब हो जाएंगे। सो आप कोशिश करिए कि आप अपनी आईज को जितना डाउन रखेंगे पार्टीज में, मैं सिर्फ पार्टीज में कह रही हूँ, जितना आप नीचे रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन कॉमन है कि लोगों को नजर लगती है बाहर जाते हुए। और दूसरा, आप एक काम करिए, जब भी आप पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो आप या तो एक बैंड बनाइए, जैसे कोई भी हम बैंड पहनते हैं ना जो थोड़ा मोटा बैंड हो, वो आप वो बैंड पहन लीजिए। कोशिश करिए कि वो बैंड ब्लू कलर का या ब्राउन कलर का हो। वो लड़कियां अपना हेयर के बैंड्स भी पहन लेती है ना, उस बैंड के नीचे आप 4 लौंग जरूर रख के साथ चाहिए। कलर आपका बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ, कलर शुड बी ब्राउन होना चाहिए या ब्लू कलर, और उसके नीचे 4 लौंग डाल के फिर आप वो कैरी करके फिर जाइए। पर फिर भी मैं यही कहूंगी, आप जब भी जाएं पर आई कांटेक्ट कम करें, आई कांटेक्ट मत करिए। तो थैंक यू वेरी मच मैम अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और ये फेस रीडिंग के यूनिवर्स से हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि मैम वापस आए पॉडकास्ट पे और उन सवालों का हमें जवाब दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।